हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटलैक्ट। आई एम तनुश्री जैन और आज अपन समझेंगे अर्ली इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ एएनएन के बारे में। इसके अंदर अपन देखेंगे मक्लॉक पिट्स मॉडल ऑफ न्यूरॉन, देन अपन स्टडी करेंगे रोजनब्लैट्स परसेप्ट्रॉन और लास्टली अपन देखेंगे एडेलाइन नेटवर्क मॉडल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं मक्लॉक पिट्स मॉडल ऑफ न्यूरॉन। ये अर्लीस्ट एएनएन मॉडल है जिसमें दो तरीके के इनपुट आते हैं, एक्सिटेटरी एंड इनहिबिटरी। एक्सिटेटरी इनपुट्स के पास जो वेट होता है वो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड का होता है एंड इनहिबिटरी वेट्स के पास जो वेट्स होते हैं वो नेगेटिव मैग्नीट्यूड के होते हैं। इनपुट्स जो है मक्लॉक पिट्स न्यूरॉन में वो या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। यहाँ पे एज अ एक्टिवेशन फंक्शन जो है थ्रेशोल्ड फंक्शन अपन लेते हैं, यानी जब अपन ने आर्टिफिशियल न्यूरॉन का देखा था तो वहाँ पे एक पॉइंट पे एक्टिवेशन फंक्शन आ रहा था डायग्राम में, तो यहाँ पे इसमें क्या आता है, थ्रेशोल्ड फंक्शन आता है। तो जो अपना आउटपुट है यानी आउटपुट सिग्नल है वाई आउट वो 1 होगा अगर अपना इनपुट जो है यानी वाई सम जो है वो अपना ग्रेटर देन या इक्वल टू होता है गिवन थ्रेशोल्ड वैल्यू के, वरना 0। देखिए डायग्राम में यहाँ पे अपना एक्टिवेशन फंक्शन आता था तो उसकी जगह अभी अपना क्या है, थ्रेशोल्ड फंक्शन, बिकॉज अपन थ्रेशोल्ड फंक्शन को एज अ एक्टिवेशन फंक्शन काम में ले रहे हैं। एंड यहाँ पे जो वाई सम की वैल्यू जो है वो अपनी ग्रेटर देन या इक्वल टू होती है अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू के, तो अपना आउटपुट जो है यानी वाई आउट जो है वो 1 होगा, अदरवाइज क्या होगा, 0 होगा। सिंपल मैक्लॉक पिट्स न्यूरॉन कैन बी यूज टू डिज़ाइन लॉजिकल ऑपरेशंस। इनको अपन लॉजिकल ऑपरेशंस जो है उनको डिज़ाइन करने में यूज़ कर सकते हैं। एंड इस पर्पस के लिए जो अपने कनेक्शन वेट्स है उनको अपन को करेक्टली डिसाइड करना है थ्रेशोल्ड फंक्शन के साथ rather than threshold value of the activation function। अब एक एग्जांपल के थ्रू अपन ये समझते हैं। जॉन जो है वो अम्ब्रेला कैरी करता है, अगर सनी है या वहाँ पे बारिश हो रही है तो अपने पास 4 सिचुएशन है जिसमें अब अपन डिसाइड करेंगे कि जॉन जो है अम्ब्रेला कब कैरी करेगा या कब उसको नीड है कैरी करने की। तो सिचुएशंस क्या है, पहली सिचुएशन ये है कि बारिश भी नहीं हो रही है और ना ही सनी है। देन सेकंड सिचुएशन क्या है कि बारिश नहीं हो रही है लेकिन सनी है। थर्ड सिचुएशन है कि बारिश हो रही है लेकिन सनी नहीं है। एंड फोर्थ सिचुएशन क्या है कि बारिश भी हो रही है और सनी भी है। अब इसके अकॉर्डिंग अपन एनालाइज करेंगे। तो जो टू एनालाइज द सिचुएशन यूजिंग द मक्लॉक पिट्स न्यूरल मॉडल, अब अपन यहाँ पे इनपुट सिग्नल क्या लेंगे कि क्या बारिश हो रही है या क्या सनी है। 2 इनपुट सिग्नल लेंगे, x1 में ले लिया अपन ने इट इज रेनिंग एंड x2 में लिया है अपन ने इट इज सनी। नाउ जो वैल्यू है x1 और x2 की वो या तो 0 होगी या 1 होगी। जो वेट है x1 एंड x2 के लिए वो अपन ने 1 लिया है एंड थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है एक्टिवेशन फंक्शन की वो भी 1 है। तो यहाँ पे क्या बना है, पहले अपन ये देखते हैं ट्रुथ टेबल कैसे बन रही है। पहली सिचुएशन क्या थी कि ना बारिश हो रही है और ना रेनी, तो अपन ने यहाँ 0 0 रखा। देन सेकेंड सिचुएशन क्या थी कि बारिश नहीं हो रही है लेकिन सनी है। देन थर्ड सिचुएशन क्या है अपने पास कि बारिश हो रही है लेकिन सनी नहीं है। एंड फोर्थ सिचुएशन क्या था कि बारिश भी हो रही है और सनी भी है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ने ट्रुथ टेबल बनाई है। देन वाई सम में वैल्यूज ली है अपन ने, तो वाई सम में यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0। देन x1 और x2 के केस में वाई सम वापस से क्या आएगा, 1। x1 x2 को यहाँ पे वाई सम करा थर्ड में तो 1 आया एंड फोर्थ के लिए क्या आया, 1 1 की जगह यहाँ पे आ गया अपना वाई सम 2। अब वाई आउट कैसे निकलेगा, वाई आउट क्या बोलता है कि अपनी वैल्यू जो है वो अगर थ्रेशोल्ड फंक्शन के बराबर है या उससे ग्रेटर देन है तो अपन क्या कंसीडर करते हैं, वाई आउट 1, अदरवाइज अपन क्या कंसीडर करते हैं, 0। अब यहाँ पे अपनी एक्टिव थ्रेशोल्ड वैल्यू कितनी है, 1, यानी अगर अपनी वैल्यू जो है 1 या 1 से ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि अपनी वैल्यू जो है x की वो अगर 1 या 1 से ज़्यादा है तो अपन क्या लेंगे, 1, अदरवाइज अपन क्या लेंगे यहाँ पे 0। तो अपने यहाँ पे क्या आया, 0, इसलिए अपना वाई आउट क्या आया, 0। देन नेक्स्टली अपना क्या आया, वाई सम 1 के बराबर है तो यानी अपने वाई आउट क्या हो गया, 1। फिर वापस से थर्ड में भी यहाँ पे 1 आया है सिचुएशन में, तो अपना वाई आउट क्या है, 1। फोर्थ सिचुएशन में वैल्यू क्या है, 2 और अपनी थ्रेशोल्ड की वैल्यू क्या थी, 1, यानी 1 से ग्रेटर देन या इक्वल्स टू में क्या आएगा, अपनी वैल्यू 1 आएगी। तो इसलिए अपने यहाँ पे भी लास्ट में क्या आया, वाई आउट
1 आया है। अब जहाँ जहाँ पे 1 है यानी 2, 3, 4 सिचुएशन, यहाँ पे जॉन जो है ना वो अम्ब्रेला कैरी करेगा। और डायग्रामेटिकली देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, x1 और x2 यहाँ पे वैल्यूज पास हो रही है, देन उसके बाद यहाँ पे y सम है, अपना थ्रेशोल्ड फंक्शन है और y आउट है। तो ये था अपना मकलॉफ-पिट्स न्यूरल मॉडल। नेक्स्ट अपन समझते हैं रोज़नप्लेट्स परसेप्ट्रॉन। Rosenfeld's perceptron is built around the McCulloch-Pitts neural model. The perceptron receives a set of input x1, x2 से लेके xn तक, यानी जो perceptron है वो रिसीव करता है set of inputs, ये जो अपना है x0, x1, x2 ये वाले। Then the linear combiner or the adder node computes the linear combination of the input applied to the synapses with synaptic वेट्स बीइंग W1, W2 से Wn। देखिए यहाँ पे x हो, देन अपन की जो वेट्स आ रहे हैं वो चीज़ें आई है, फिर उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे लीनियर कंबाइनर आ रहा है इस जगह पे। देन द हार्डर लिमिट चेक्स वेदर द रिजल्टिंग सम इज पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद लीनियर कंबाइनर के बाद हार्डर लिमिट जो है वो चेक करता है कि वैल्यू जो है वो अपनी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है तो अपना आउटपुट जो है वो +1 होगा। अगर इनपुट जो है वो नेगेटिव आया है अपना, तो आउटपुट जो है वो अपना -1 होगा। सी हो +1 आउटपुट क्या आ रहा है यहाँ पे +1, और अगर नेगेटिव है तो क्या आ रहा है अपना आउटपुट -1। मैथमेटिकली हार्डर लिमिट इनपुट इज v इक्वल्स टू, यहाँ पे जो अपना v की वैल्यू आ रही है इक्वल्स टू सिग्मा का साइन है, देन wi xi। द आउटपुट इज डिसाइडेड बाय द एक्सप्रेशन। आउटपुट कैसे डिसाइड हो रहा है, +1 अगर अपनी जो v है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव वैल्यूज, और -1 अगर अपनी v की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है यानी नेगेटिव वैल्यूज। ना ऑब्जेक्टिव है अपना परसेप्ट्रॉन का कि वो क्लासीफाई करे सेट ऑफ इनपुट्स को दो क्लासेस में, यानी C1 और C2 को उसमें क्लासीफाई करे। इसको अपन कैसे कर सकते हैं, यूजिंग अ सिंपल डिसीजन रूल। अपन असाइन करेंगे इनपुट्स x0, x1, x2 से लेके xn को C1 में, अगर उनका जो आउटपुट है परसेप्ट्रॉन का यानी y आउट जो है वो अपना +1 आता है, और C2 में असाइन करेंगे जब अपना y आउट जो है उसका रिजल्ट जो है अपना -1 आता है। सो फॉर एन n डायमेंशनल सिग्नल स्पेस दैट इज अ स्पेस फॉर n इनपुट सिग्नल। n डायमेंशनल सिग्नल स्पेस में यानी उसके जो इनपुट सिग्नल्स है वो कितने n है, यानी x0, x1 से लेके xn तक। द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ परसेप्ट्रॉन विल हैव 2 डिसीजन रीजन्स resembling 2 classes separated by a hyperplane defined by in this form। यानी अपन क्या कर रहे हैं, ओवरऑल अपन उसको दो पार्टीशन में डिवाइड कर रहे हैं, दो क्लासेस में डिवाइड कर रहे हैं। सेपरेट किससे हो रहा है, वो हाइपरप्लेन से। जो कैसे डिफाइन हो रहा है, W1 सिग्मा ऑफ वेट यानी ये अपना जो Wi है, और xi इक्वल्स टू क्या है 0। Therefore, for two input signals denoted by variables xi and x2, जो डिसीजन बाउंड्री है इज अ स्ट्रेट लाइन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में या तो उसको ऐसे लिखो W0 x0 प्लस W1 x1 प्लस W2 x2 इक्वल्स टू 0। सेकेंडली अपन ने क्या करा है, x0 है उसकी वैल्यू 1 है, तो अपन ने यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दिया है W0, देन ओवरऑल अपना सेम है। सो फॉर अ परसेप्ट्रॉन हैविंग द वैल्यू ऑफ साइनेप्टिक वेट्स W0, W1 एंड W2, इनकी वैल्यूज ये है, W0 की क्या है -2, देन W1 की वैल्यू है अपनी 1/2 एंड W2 की वैल्यू है अपनी 1/4। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे अपन ने जो ऊपर वैल्यूज थी अपन ने उनको यहाँ पे पुट करा है, यानी W0 की जगह -2, देन W1 की जगह क्या आ रहा है अपना 1/2 इंटू x1 प्लस W2 की जगह क्या है अपना 1/4 इंटू x2 इक्वल्स टू 0। नाउ अब यहाँ पे 8 कैसे आया, इसको अपन ने सॉल्व करा तो ये जो माइनस हुआ है वो इधर गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, देन ये वैल्यू हट गई यहाँ से इस साइड आ गई है। उसके बाद अपन ने दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई करा, इधर से भी एंड देन इधर से भी, तो 4 इंटू 2 8 हो गया। फिर जब यहाँ पे अपन ने 4 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आया ये 2x1 एंड देन यहाँ पे कितना बचा है x2 बचा है। अब ग्राफ में देखें तो कोई भी पॉइंट्स जो अपने इस डिसीजन बाउंड्री के ऊपर आते हैं वो किस में आएंगे, क्लास C1 में,
और जो डिसीजन बाउंड्री के नीचे आते हैं वो अपने किस में आएंगे, क्लास 2 में असाइन कर देंगे अपन उनको। Let us examine if the perceptron is able to classify a set of points given below। अभी पॉइंट्स है, P1 है 5 2, देन P2 है -1, 12 belonging to C1 एंड P3 जो है अपना 3, -5 और P4 जो है -2, -1 वो किसको बिलोंग कर रहा है, C2 को। ये कैसा आया, इसको अपन ने सॉल्व करा। उधर जो अपनी वैल्यूज थी वेट की वो सेम एज इट इज़ है, -2, देन यहाँ पे 1/4। अब अपन ने क्या करा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी जो वैल्यूज़ है 5 की, देन 5 क्या है अपना x1 है तो यहाँ पे 5 आ गया, और फिर x2 क्या है अपना 2, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करी तो ये अपना क्या आया, रिजल्ट आया। जब अपना वैल्यू जो है वो y आउट जो है वो 1 आ रहा है तो किस में जा रहा है, C1 में, और 0 वाला जो है y आउट वो किस में जा रहा है अपना C2 में। तो यहाँ पे देखिए वैल्यूज जब अपन ने देखी तो ये डिसीजन बाउंड्री के जो ऊपर है वो क्या है अपना क्लास C1 एंड देन नीचे क्या था, क्लास C2। तो क्लास C2 में देखिए P4 एंड P3 और क्लास C1 में क्या है अपना P1 और P2, यहाँ पे जो पॉइंट्स है। Thus we can see that for a data set with linearly separable classes, perceptron can always be employed to solve classification problem using decision lines। अगर 2 डायमेंशनल स्पेस यानी 2 डायमेंशनल स्पेस है तो डिसीजन लाइन, 3 डायमेंशनल स्पेस के लिए अपन करेंगे डिसीजन प्लेन्स, एंड अगर n डायमेंशनल स्पेस है तो वहाँ पे अपन यूज़ करेंगे डिसीजन हाइपरप्लेन्स। नाउ एक अजम्पशन है कि जो अपनी 2 क्लासेस है वो लीनियरली सेपरेबल है तो ही अपन परसेप्ट्रॉन को यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नॉन लीनियर है यानी इस फॉर्म में, जैसे यहाँ पे देखिए वो प्रॉपरली डिवाइड नहीं होगा, तो उस केस में अपन परसेप्ट्रॉन के थ्रू सॉल्व नहीं कर सकते हैं प्रॉब्लम को। मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, बेसिक परसेप्ट्रॉन जो है वो अपने सक्सेसफुली वर्क कर रहा था लीनियरली सेपरेबल के साथ, यानी जो डेटा सेट जो लीनियरली सेपरेबल है। अब प्रैक्टिकल सिचुएशन में दैट इज एन आइडियल सिचुएशन टू हैव, दिस वाज एग्जैक्टली the point driven by Minsky and Papert in their work 1969. They showed that a basic perceptron is not able to learn to compute even a simple 2-bit XOR। यानी perceptron जो है वो properly work नहीं कर रहा था simple 2-bit XOR में भी। अब ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे देखिए अपन ने x1 और x2 दो वैल्यूज है, देन अपन ने x1 XOR x2 कराया। अब XOR में क्या होता है, अगर दोनों वैल्यूज सेम है यानी x1 और x2 की दोनों वैल्यूज सेम है तो रिजल्ट क्या होगा अपना 0, अदरवाइज रिजल्ट क्या होता है अपना 1, यानी यहाँ पे 1 1 है तो रिजल्ट क्या है अपना 0। यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज है तो 1, यहाँ पे भी डिफरेंट वैल्यूज है तो 1, देन यहाँ पे सिमिलर वैल्यूज है तो रिजल्ट क्या है अपना 0। अब 0 0 किस में जाता है, क्लास C2 में, एंड जहाँ पे 1 1 वैल्यू वो किस में जाती है, क्लास C1 में। इसको अपन ने यहाँ पे ग्राफ में देखा तो इस टाइप का ग्राफ बना है। अब C1 और C2 जो है वो लीनियरली सेपरेट नहीं हो रहे, अगर इसको सेपरेट करना है तो कैसे, कर्व के फॉर्म में वो सेपरेट होगा, इस फॉर्म में, अदरवाइज वो सेपरेट नहीं हो रहा है। नाउ इस इशू के लिए द अदर ऑप्शन इज टू यूज 2 डिसीजन लाइन, यानी अपन 2 डिसीजन लाइन जो है वो काम में लेंगे एक लाइन की जगह। यहाँ पे क्या है, एक ही है, अब अपन 2 डिसीजन लाइन काम में लेंगे। जैसे कि इस फिगर में देखिए ये पहला है, यहाँ पे अपन ने क्या करा है C1 देन C2 इधर है। सेकेंडली अपन ने क्या करा है, सिर्फ C2 को कर रखा है एंड देन C1 जो है वो बाहर की तरफ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 डिसीजन लाइन से अपना क्लियरली पार्टीशन हो रहा है डेटा का। दिस फिलोसॉफी यूज्ड टू डिजाइन द मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल। द मेजर हाइलाइट्स ऑफ दिस मॉडल आर एज फॉलोज। फर्स्ट है न्यूरल नेटवर्क जो कंटेन करता है 1 या 1 से ज़्यादा इंटरमीडिएट लेयर्स इन बिटवीन इनपुट एंड द आउटपुट नोड्स, जो कि हिडन होते हैं दोनों इनपुट और आउटपुट नोड्स से। हर एक न्यूरॉन जो है नेटवर्क में वो इंक्लूड करता है नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन दैट इज डिफरेंशिएबल। The neurons in each layer are connected with some or all the neurons in the previous layer। यानी जो न्यूरॉन है हर एक लेयर का वो कनेक्टेड होता है या तो कुछ से या सारे न्यूरॉन से जो प्रीवियस लेयर में होते हैं उनसे। यहाँ पे देखिए डायग्राम में जो कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन का है, यहाँ पे हिडन लेयर आ रहा है अपना इनपुट लेयर और आउटपुट सिग्नल्स के बीच में।
multi-layer perceptron with multiple hidden layers between the input and output layer. It is called fully connected because any neuron in any layer of the perceptron is connected with all neurons. यानी ये फुल्ली कनेक्टेड क्यों है? क्योंकि कोई भी न्यूरॉन जो है किसी भी लेयर में परसेप्ट्रॉन की वो कनेक्टेड है सारी न्यूरॉन से. और इनपुट नोड्स इन द केस ऑफ फर्स्ट हिडन लेयर in the previous layer, the signals flow from one layer to another layer from left to right. Adeline network model यानी adaptive linear neural element जो है is an early signal layer ANN developed by Professor Bernard Widrow of Stanford University. इसमें एक ही आउटपुट न्यूरॉन होता है. आउटपुट वैल्यू जो है वो +1 हो सकती है या -1 हो सकती है. अब बायस इनपुट x0 जहाँ पे x0 जो है वो 1 के बराबर है, हैविंग अ वेट w0 इज एडेड. द एक्टिवेशन फंक्शन इन सच दैट इफ द वेटेड सम इज पॉजिटिव और 0 देन द आउटपुट इज 1. यानी अब ना जो वेटेड सम है वो पॉजिटिव है या 0 है तो अपना आउटपुट क्या होगा 1, अदरवाइज क्या होगा -1. यहाँ पे देखिए y सम इक्वल्स टू सिग्मा wi(xi) प्लस b, जहाँ पे b क्या है अपना w0 है. देन y आउट क्या आ रहा है अपना 1. अगर x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है और -1 कब आ रहा है वो जब x जो है वो लेस देन 1 है. द सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम अडॉप्टेड बाय द एडेलाइन नेटवर्क is known as least mean square LMS or delta rule. A network combining a number of adelines is termed as Madeline MADALINE यानी many adeline. Madeline network can be used to solve problems related to non-linear separability. यानी Madeline network जो है उसको अपन को non-linear के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स. इस कंसेप्ट के रिगार्डिंग अगर आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट में मेंशन करिए. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए. और इस पीपीटी का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है. थैंक यू.